बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज लैब बाय राहिल अहमद। और मॉडल पेपर जनाब हमारा चल रहा है क्लास 12 केमिस्ट्री का, जिस पे हम बात कर रहे हैं आजकल। और ऑलरेडी मैंने जो है वो कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं जिनमें मैंने एमसीक्यूज़ और सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो अपलोड किए हैं। बाकी उनका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी आप प्ले लिस्ट भी देख सकते हैं। तो आज जो हमें करना है वो है पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। तो जनाब पार्ट नंबर 5 में कह रहे हैं हाउ डस टेट्राइथाइल लेड कॉज एयर पोल्यूशन, गिव रीज़न। तो साइंटिफिक रीज़न आपने बताना है कि टेट्राइथाइल लेड जो है वो एयर पोल्यूशन जो है कैसे इसका सबब बनती है क्रिएट करने का। तो जनाब अगर हम बात करें आपके टेक्स्ट बुक की तो वहाँ पर सिर्फ इतनी बात लिखी हुई है कि टेट्राइथाइल लेड जो है वो हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जनाब ये बस इतनी बात इन्होंने लिखी है यहाँ पे कि ये पोल्यूट करती है एयर को। तो आपकी उन्होंने पर्सनल ओपिनियन जो है यहाँ पे पूछी है कि लेड जो है वो किस तरह से एयर पोल्यूशन जो है उसको हम कह सकते हैं, किस तरह से वो कॉज जो है वो बन रहा है। तो जनाब इसका आंसर कुछ आप इन लफ्ज़ों में इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। द एडिशन ऑफ टेट्राइथाइल लेड, TEL शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कह रहे होते हैं। इसको हम गैसोलीन यानी पेट्रोल का दूसरा नाम है जनाब गैसोलीन। तो इसमें हम ऐड करते हैं तो इसकी कंबशन से जो है होता ये है कि कुछ एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं और एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। बेसिकली टेट्राइथाइल लेड जो है वो फ्यूल जो हमारे पास है पेट्रोल जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है उसको बढ़ा देता है, अच्छा कर देता है उसको, ठीक है। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बुक में पेज नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, वहाँ पे लिखी हुई है। तो एग्जॉस्ट जो गैसेस जब बनेंगी तो उसमें लेड के पार्टिकल्स होंगे, वो बिल्कुल आइसोलेटेड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा ऑक्साइड वाली फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो एयर पोल्यूशन जो है मतलब एयर का जो है वो पार्ट बन जाते हैं। अब कैसे पोल्यूशन हो रही है देखें ज़रा। तो ये पूरी जो पोल्यूशन है ये करती ये है कि लेड पार्टिकल जब हम इनहेल करते हैं तो इसकी वजह से हमें बहुत सी बीमारियों का जो है सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये जो पार्टिकल्स होते हैं जनाब ये सॉइल का यानी ग्राउंड जो है हमारे पास उसके अंदर सेटल डाउन हो सकते हैं, सॉइल का पार्ट बन सकते हैं। तो इस तरह जो प्लांट्स वगैरह हैं वो इन लेड पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो जनाब इस तरह से पूरे इकोसिस्टम में जनाब ये फैल जाएंगे, क्योंकि प्लांट से फर्दर आपको पता है वो एनिमल्स खा लेते हैं, एनिमल जो है इंसान खा रहे होते हैं। तो इस तरह से पूरा एक मतलब फूड साइकिल बना हुआ है, आपको मालूम है। तो इकोसिस्टम जो है पूरा का पूरा मुतासर हो जाएगा, कंटेमिनेट हो जाएगा इस तरह से। तो अगर बारिश होगी और एयर में एटमॉस्फेयर में हमारे पास अगर लेड पार्टिकल्स मौजूद हैं, सस्पेंडेड हुए हैं, तो जनाब वो भी बारिश के ज़रिए बह कर जो है वो पानी में वाटर बॉडीज़ में जैसे सी रिवर वगैरह इनमें जा सकते हैं। तो इस तरह से वाटर भी फाइनली हमारा जो है वो कंटेमिनेट हो सकता है और एक्वेटिक लाइफ जो है उसको जो है जनाब वो ख़तरा हो सकता है, ठीक है, लेड की वजह से। तो एडिशनली इनहेलिंग मतलब बाकी वो हेल्थ डिजीज़ भी हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो मौजूद हैं। तो न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से आपने ब्रीफली एक आंसर जो है अपनी पर्सनल ओपिनियन की बेस पर जो है या पर्सनल जनरल नॉलेज के टर्म्स में आपसे कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं, इन समझ लें। तो बाकी बुक में जो है इस तरह का कोई चीज़ या सवाल वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं है, बिल्कुल अलग सवाल उन्होंने यहाँ पर उठा के ही दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अलग सवाल पर्सनल ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन या आपकी जो जनरल नॉलेज है उस पर बेस करता हुआ क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है मॉडल पेपर में। बाकी अगला सवाल है, आप देखते हैं व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। पार्ट ए है, इसका 1.5 मार्क्स हैं। और फॉर्मेल्डिहाइड है जनाब, ये फॉर्मेल्डिहाइड यानी मिथेनल एल्डिहाइड का जो फर्स्ट मेंबर है उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोनों के 1.5 मार्क्स हैं। आपने जो है वो बताना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो बन रहे हैं और यकीनन नाम यहाँ पे रिएक्शन भी लिखना है, सिर्फ नाम लिख के मत आ जाइएगा। 1.5 मार्क्स सिर्फ नाम लिखने के नहीं है, तो जनाब पूरा बताना पड़ेगा आपको इसके अंदर। तो 1 बाय 1 करते हैं इसको। और यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूँ मज़े की कि बुक में इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का एक भी रिएक्शन इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इन्होंने सारे के सारे रिएक्शन जो है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के दिए हैं। आपने जो है वो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड खुद से जो है वो लिखना है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट सारा वही लगेगा, बस सिर्फ आपने थोड़ी सी उसमें जो है वो वेरिएशन लेकर आ जानी है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है इट इज़ एन ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, इसको हम कह रहे होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नाम है जिसने प्रिपेयर किया है। तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हमें जो है वो मिलता है कार्बोजाइलिक एसिड। कौन सा कार्बोजाइलिक एसिड मिलेगा वो हम देखेंगे। पहले जो है बुक से मैं आपको जो मिथाइल वाला रिएक्शन है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाद में फिर जिस फॉर्म में हमें चाहिए वो मैं आपको दिखा दूंगा। व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस या एसिड हाइड्रोलाइसिस या प्रोटोनेशन भी इसको हम कह रहे होते हैं, तो कार्बोजाइलिक एसिड जो है फाइनली हमारे पास
फॉर्म होता है। 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। पहले में जो है जनाब वो एक लिखा हुआ भी यहाँ पर जनाब दिखा देते हैं। तो ये रहा स्टेप 1। जो हमारे पास ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से उन्होंने लिखा हुआ है, हमें इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से लिखना है। तो ये वाला आपने नहीं लिखना, यहाँ से मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं आपको बुक से। बुक का पेज नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो उसी की कंटिन्यूएशन में है अभी ये। तो पेज नंबर 140 से हम स्टार्ट हुए हैं, अब इससे आगे 141 पर आ गए हैं, ये 141 है। तो अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक कार्बन का। न्यूक्लियोफिलिक कार्बन से मुराद ये है जनाब, ये जो कार्बन हमारे पास है यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर मैग्नीशियम के साथ अटैच हुआ हुआ है। और मैग्नीशियम आपको पता है इट इज़ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मेटल है ये, ग्रुप 2 का एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो कार्बन जो है जनाब यहाँ पे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शल नेगेटिव चार्ज उस पर जो है वो आ रहा होता है, ठीक है। तो ये एज अ न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जो यहाँ पे बिहेव कर रहा होता है, न्यूक्लियन लवर। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है न्यूक्लियन लवर, यानी इसको जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कंपैरेटिवली मैग्नीशियम के मुकाबले में, तो इसको जो है वो पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप ये समझ लें इसके अंदर। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ हुआ है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कम कार्बन के मुकाबले में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जनाब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो रहा होता है तो दोनों तरफ कार्बन ही, लेकिन एक तरफ पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है। तो रीज़न सारा जनाब ये है बॉन्डिंग का खेल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात है सारी की सारी। यहाँ पे ये एक मेटल के साथ अटैच हुआ हुआ है, जबकि यहाँ पे एक नॉन मेटल के साथ अटैच हुआ हुआ है, तो इसी वजह से ये यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी शो कर रहा है और यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन जो है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन डाइऑक्साइड वाले पे अटैक करेगा और इसके साथ जाके ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो जनाब ये हमारे पास एक अनस्टेबल कंपाउंड जो है यहाँ पे फॉर्म होगा और ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट फर्दर फिर यहाँ पे जनाब इसकी होगी प्रोटोनेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। तो जनाब होगा ये कि इसमें जो है हमारे पास यूँ समझ लेंगे कि एक OH एक H और एक H पॉजिटिव मौजूद है। तो जनाब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को जो है वो क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। ये बात जो है मैं आपको अगली स्लाइड पर समझाता हूँ अपने जो मैंने रिएक्शन यहाँ पे लिखा है, देखें सर। तो ये तो हमारा था स्टेप 1, इसमें मैंने बस किया इतना है कि CH3 की जगह हमने यहाँ पर C2H5 जो है वो यहाँ पर अटैच करवा दिया। आप चाहे तो C2H5 पूरा एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पर इसको जो है वो एक्सपेंड करके लिखा है, यानी CH2 डैश और उसके बाद पे CH3, ठीक है, CH2 CH3। तो इस या C2H5 आप जैसे चाहें मुनासिब समझें वैसे लिख लीजिएगा। मैंने इसको 12 एक्सपेंड करके पूरा लिखा है यहाँ पर। तो इस जो हिस्सा है अल्काइल रेडिकल वाला जो पार्ट है हमारे पास, के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है हमारा और ये जाके अटैक करेगा इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लवर है ये, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको जो है वह एक न्यूक्लियन या पॉजिटिव चार्ज की आप कह लेंगे ज़रूरत है समझने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से अटैक होने के बाद जनाब यहाँ पर फाइनली आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, अनस्टेबल है ये और इसको हम कह रहे होते हैं मैग्नीशियम कार्बोजाइलेट कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास। इसको जो है स्टेबल करना है, तो स्टेबल करने के लिए करना ये होता है हमें इसको जो है H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाना होता है, ठीक है। तो वहीं पर मौजूद होता है जनाब, ठीक है। तो अब ये इसको मैंने इस तरह से लिख दिया आपको समझाने के लिए कि H+ को तो मैंने अलग से लिख दिया नीचे क्योंकि पॉजिटिव जो है उसके ऊपर चार्ज आ रहा होता है H3O पॉजिटिव में। तो बाकी इसको जो है मैंने वाटर वाले मॉलिक्यूल के फॉर्म में जो इसको मैंने लिख दिया है ऊपर। तो वाटर में देखें यहाँ पे H जो है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये जो H3O पॉजिटिव के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा था वो H पॉजिटिव मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो OH नेगेटिव जो है जाके अटैच होगा इस MgBr वाले हिस्से के साथ क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये फाइनली हमारे पास बनेगा MgBrOH। तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा है इसमें तो MgBrOH लिखा हुआ है, मैग्नीशियम है, ये ब्रोमीन है और ये OH है, हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है। तो इस पूरे को हम कह रहे होते हैं मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड और बाकी फाइनल जो प्रोडक्ट आपको मिलता है प्रोटोनेशन की वजह से ये H+ जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये आपके पास जो है वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्योंकि इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर 3 कार्बन एटम है 1 2 3, तो इसको हम कह रहे होते हैं प्रोपेनोइक एसिड। COOH जो है ये जिस कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप COOH ग्रुप, तो इसको हम कह रहे होते हैं जनाब प्रोपेनोइक एसिड। OIC एसिड जो इट इज़ द सफिक्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बन है इसलिए हम इसको प्रोपेनोइक एसिड कह रहे हैं।
तो ये जनाब हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब उसके बाद इसका पार्ट बी था, उसमें फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन था। तो फॉर्मेल्डिहाइड वाले में भी देखें बुक में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन लिखा हुआ है, लेकिन आपको CH3 की जगह C2H5 जो है वो यूज़ करना है। ये जो रिएक्शन है ये भी 2 स्टेप में हो रहा है जनाब। ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आके कंप्लीट हुआ है, उसके बाद ये जो है सेकेंड स्टेप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो रिएक्शन विद मिथेनॉल, मिथेनॉल जो है वो IUPAC नेम है फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो कॉमन नेम है। एल्डिहाइड फैमिली जो होती है उसका ये फर्स्ट मेंबर है, और CHO इज़ द फंक्शनल ग्रुप हेयर, ठीक है। तो अब इसका जो हमारे हिसाब से रिएक्शन होना चाहिए वहाँ पे मैं पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इसको दे देता हूँ आपको। जनाब ये है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर जो कार्बन आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ हुआ है, इसलिए जनाब वो है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन आइटम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ग्रुप 6 का एलिमेंट है, इस वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। जबकि बात करें अगर हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, तो यहाँ पे जो कार्बन हमारे पास है, जैसा कि पहले बताया था, ये यहाँ पर जनाब पार्शियल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है। तो ये जाकर अटैक करेगा इस फॉर्मेल्डिहाइड वाले कार्बन के ऊपर, और इसके साथ जनाब ये बॉन्ड बना लेगा। तो ये बॉन्ड बना लिया इसने, और जनाब ये जो ऑक्सीजन है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा, और जनाब और फिर ये बॉन्ड बना लेगा इस मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। तो MgBr के साथ ये अटैच हो जाएगा। लेकिन ये जो कंपाउंड यहाँ पे आपको मिला है, इट इज़ अनस्टेबल कंपाउंड और इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो जनाब फाइनली होता ये है कि प्रोटोनेशन यहाँ पे भी होती है, एसिड हाइड्रोलिसिस हम इसको हम कह रहे होते हैं। वही पुरानी वाली जो इससे पहले मैंने बताई थी आपको, वही सेम रिएक्शन यहाँ पे जनाब रिपीट होगा। OH वाला पार्ट जो है वो MgBr के साथ अटैच हो जाएगा, और ये H+ वाला पार्ट जो है ये जाकर अटैच होगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो इस बार जनाब जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास वो OH फंक्शनल ग्रुप है, जो कि अल्कोहल को हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब यहाँ पे 1 सेकेंड जनाब 3 कार्बन है, 1 2 3, तो इसलिए इसको हम कह रहे होते हैं प्रोपेनॉल। OL जो है वो सफिक्स है अल्कोहल के लिए। तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड जो है ये बन रहा होता है, और साथ ही साथ जो है वो अल्कोहल प्रोपेनॉल जो है वो बन रही होती है। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है ये प्राइमरी अल्कोहल आपको देता है। प्राइमरी अल्कोहल इस तरह की अल्कोहल होती है जिसमें OH ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, वो कार्बन आगे सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। इस तरह के अल्कोहल को हम कह रहे होते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल। अगर ये कार्बन दो कार्बन से अटैच होता, यानी अगर ये OH ग्रुप आप यहाँ से हटा के यहाँ लगा दें, तो फिर जनाब ये कहलाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, या आइसो वाली फॉर्म कहला रही होती है फिर हमारे पास। सिमिलरली अगर यही कार्बन 3 कार्बन से अटैच हुआ हो तो फिर ये कहला रहा होता है 3 डिग्री। तो फिलहाल ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, इसको हम 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, क्योंकि जो OH ग्रुप है हमारे पास जिस कार्बन से अटैच है वो मज़ीद एक ही कार्बन से आगे फर्दर अटैच हुआ हुआ है। अब यहाँ पे आपसे जनाब ये ट्रांजिशन एलिमेंट के हवाले से सवाल आ गया, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहे हैं आपसे, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहे हैं। 2 पार्ट आपको दिए हैं, 1.5 मार्क्स का एक पार्ट है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं लिखी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जनाब इसका जवाब मौजूद है। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर तो आपने पढ़ चुका है, पहले भी पढ़ चुके हैं, 9-10 में पढ़ लिया है आपने ये। कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स। अब लिगेंड्स क्या होते हैं जनाब, ये होते हैं लिगेंड। जनाब प्रीवियस जो हमारे पास वीडियोज़ हैं उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में लिगेंड के हवाले से बात की, क्योंकि मॉडल पेपर में क्वेश्चन भी मौजूद है लिगेंड का। जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, कहाँ गया ये जनाब, तो ये कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं जनाब, इसके अंदर ये हमारे पास है ट्रांजिशन मेटल क्रोमियम। अब इसके साथ जितनी भी चीज़ें ब्रैकेट में लिखी हुई अटैच हुई हुई हैं इसके साथ, ये सब लिगेंड्स हैं, ठीक है। ये इसके साथ जो है डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर यही जो है डोनेट करते हैं इस मेटल एटम को, और इसके साथ एक डेटिव बॉन्ड जिसे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कह रहे होते हैं। इस बॉन्ड में जो है वो एक होता है हमारे पास डोनर और दूसरा होता है एक्सेप्टर। तो यहाँ पे लिगेंड जो होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, जबकि मेटल एटम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। तो यहाँ पे जितने भी लिगेंड्स के साथ ये अटैच होगा यही इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आसान ज़मान में। तो यहाँ पे आप देख लेना, वाटर जो है हमारे पास ये 4 अटैच हैं इसके साथ। सिमिलरली ये हाइड्रोक्साइड जो है जनाब OH ये 2 अटैच हैं, तो 4 और 2 6 हो गए जनाब। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जनाब इसका है 6। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएँ, साइनाइड आयन जनाब इसके साथ अटैच हुआ हुआ है और 6 हैं ये अटैच हुए हुए हैं, इसका मतलब इसका भी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। बाकी इसका मैंने बुक का पेज नंबर यहाँ पे दिया हुआ है आपको, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मिल जाएगा 53 पर देख लीजिएगा उनको। और बाकी मेन चीज़ मैंने आपको बता दी कि क्या है। तो ये हमारे पास है कंपाउंड
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझा दिया है। क्रोमियम का 6 है जनाब। क्रोमियम इसमें जो है वो ट्रांजिशन मेटल है, उसके हवाले से हमें बात करनी है सारी की सारी, और ऑक्सीडेशन नंबर भी हमें उसी का ढूंढना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें तो फिलहाल जो आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो चीज़ नज़र आ रही है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, और इसी के हवाले से हमें सारी कैलकुलेशन करनी है ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। NO3 जो है कहलाता है नाइट्रेट एंड इस पर होता है -1 चार्ज, ठीक है। अब -1 को बैलेंस करने के लिए जो स्क्वायर ब्रैकेट है इस पर +1 चार्ज होना चाहिए, तो इसीलिए जनाब हमने यहाँ पर इक्वल के साइन के बाद टोटल चार्ज इसका ले लिया है +1। बाकी क्रोमियम हमें नहीं मालूम, इसकी जगह मैंने लिख दिया है अननोन x, ये हमें फाइंड आउट करना है। वाटर आपको पता है न्यूट्रल होता है, तो उसका मैंने जिक्र ही नहीं किया, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता इसके ऊपर। OH जो है जनाब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट आप कह लें कि -1 है ओवरऑल, तो जनाब और 2 लगे हुए हैं जनाब ये, तो इसलिए मैंने 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 यहाँ पे लिख दिया है। अब उसके बाद सिम्प्लीफिकेशन की है, 2 -1 से मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएगा, +1 लिखा था लिखा हुआ है, -2 दूसरी तरफ भेज देंगे +2 हो जाएगा, 1 + 2 जनाब हो जाएगा +3, ठीक है। प्लस साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें चार्ज शो करना है कि ऑक्सीडेशन प्लस में है या माइनस में है, तो इसलिए प्लस साइन जो है हम यहाँ पे शो करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम जो है वो है +3, Cr जो है क्रोमियम कह रहे होते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इसका है +3। अगर हम बात करें इस वाले कंपाउंड की पार्ट बी में जो हमें दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका मैंने आपको बता दिया था 6 है, क्योंकि 6 लिगेंड्स के साथ अटैच हुआ है, डेटिव बॉन्ड बना रहा है 6। अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इस बार जनाब जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स जो है इसमें -4 चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे पोटाशियम जो है 4 अटैच हुए हैं। पोटाशियम पे आपको जो है मालूम है ये बात, इस पर +1 चार्ज होता है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है ये, +1 चार्ज होता है, तो 4 अटैच हुए हैं, तो +4 होगा। +4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे -4 होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओवरऑल जो चार्ज लिया है स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज़ का वो -4 ले लिया है। अब बात करें Fe की, तो हमें फाइंड आउट करना है x। Cn जो है जनाब इसका हमें मालूम है ये -1 चार्ज दे रहा होता है, और 6 लगे हुए जनाब, तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 -1 से मल्टीप्लाई हो गया -6, -4 लिखा था लिखा हुआ है। उसके बाद जनाब हमने सिम्प्लीफिकेशन कर दी है, -6 उधर जाके +6 हो गया है, 6 -4 हो गया +2। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या ऑक्सीडेशन नंबर जो है आयरन की कंपाउंड के अंदर वो है +2। अब हम चलते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। केमिकल रिएक्शन आपको लिखना है पोटाशियम डाइक्रोमेट का, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट है ये, K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट कहलाता है, और एसिडिफाइड है क्योंकि H2SO4 इसमें ऐड हुआ हुआ एसिड है ये। तो आयरन सल्फेट के साथ आपसे कह रहे हैं कि रिएक्शन लिख दें, और आपसे कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें क्या हुआ। हम ये बात जानते हैं कि एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये ना भी, तो ये बात तो यकीनी है कि यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन आपने बस रीजनिंग बतानी है। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि फेरस सल्फेट के साथ डायरेक्टली कोई केमिकल रिएक्शन लिखकर आपको नहीं दिया हुआ बुक में, लेकिन इससे मिलती जुलती एक चीज़ आपको दी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बुक में पेज नंबर 60 पर आप देखेंगे रिएक्शन विद मोहर सॉल्ट, ठीक है। तो ये आपको एक कॉम्प्लेक्स चीज़ आपको उन्होंने लिख के दी हुई है, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि फेरस सल्फेट मौजूद है, ठीक है। ये एक डबल सॉल्ट है, जैसे एलम होता है, सिमिलरली उसी तरह का ये सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है कि ये पोटाश एलम जो आपने यूज़ किया होगा 9-10 में, पिटकरी जिसे हम कह रहे होते हैं आम ज़बान में, तो ये उसी की एक फॉर्म है, समझ लें मतलब उसी कैटेगरी में से है, डबल सॉल्ट कहलाता है वो, तो ये भी एक डबल सॉल्ट है। तो उन्होंने आपको आसान करके दिया है रिएक्शन, बस मसला ये है कि बुक से आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो हो सकता है अटैम्प्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाए कि ये तो पढ़ा ही नहीं क्या चीज़ आ गई, तो ऐसा नहीं है जनाब, ये वही चीज़ है, बस आपने इसको सिम्प्लीफाई फॉर्म में लिख देना है, यानी सेम यही रिएक्शन होगा, बस आपने जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको उसमें लिखी हुई नज़र आ रही हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह और ये अमोनियम सल्फेट वगैरह, बस इनका जिक्र नहीं करना है, बाकी पूरी इक्वेशन ऐसी ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है जैसे ये होना चाहिए था। तो एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट, और यहाँ पे जो है आपको मालूम है कि जब भी हम इनके नाम लिख रहे होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, इनमें हमें जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ ब्रैकेट में रोमन में लिखनी होती है। तो यहाँ पे क्रोमियम जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो 6 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दी है, बाकी बुक में भी ये लिखी हुई है, मेंशन है। पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 जो है यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्यों कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट, वो हम यहाँ से इक्वेशन से देखेंगे। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो आयरन है, आयरन सल्फेट के अंदर जो मौजूद है, फेरस सल्फेट के अंदर जो मौजूद है आयरन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उसको बढ़ा रहा है, ठीक है। फेरस सल्फेट में अगर हम देखें तो SO4 जो है ये -2 चार्ज होता है इस पर, ओवरऑल सल्फेट आयन कहलाता है, इसमें ओवरऑल -2 चार्ज होता है। तो -2 को बैलेंस करने के लिए जनाब +2 होगा, तो आयरन जो है वो फेरस सल्फेट के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है।
तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये फेरिक सल्फेट बना रहा है। फेरिक जो होता है, फेरस जो है +2 होता है और फेरिक जो है इट इज़ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो चीज़ होती है, ऐसा केमिकल होता है, ऐसा एजेंट होता है जो दूसरी चीज़ को, दूसरे कंपाउंड को जिसके साथ वो रिएक्शन कर रहा है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है और ख़ुद रिड्यूस हो जाता है। तो ये बात हमें यहाँ पे रीजनिंग देनी है कि आयरन फेरस सल्फेट जो है, इसमें जो आयरन Fe मौजूद है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रही है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बढ़ गई, हमने बता दिया रीजनिंग। और अगर हम बात करें क्रोमियम की, जो कि K2Cr2O7 में मौजूद है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में मौजूद है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम हो रही है, +6 से वो हो गया है +3। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आपने रीजनिंग जो है पूरी बता दी है। तो हमारा आंसर जो है फुली सेटिस्फाइड हो गया है। बाकी केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है जनाब, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड है, सेम वही रिएक्शन है जो पीछे लिखा हुआ है, बस मैंने जो वहाँ पे इजाफी चीज़ें थी वो सब हटा दी हैं। बाकी बैलेंसिंग के लिए जो नंबर यूज़ हुए हैं वो भी सेम है, कोई फ़र्क नहीं आएगा, पर थोड़ा बहुत चेंज आएगा बस। वाटर मॉलिक्यूल्स के हवाले से अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा, बाकी तकरीबन सेम है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड था जनाब क्योंकि एसिडिफाइड था, और फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाना है हमें, तो जनाब पोटेशियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, क्रोमियम सल्फेट बनेगा, साथ में जनाब वो फेरिक सल्फेट बनेगा, और जनाब हमारे पास 7 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें, अब बैलेंसिंग की बात आएगी, तो बैलेंसिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें K2 यानी कि 2 पोटाशियम मौजूद है, यहाँ पे देखें 2 पोटाशियम बैलेंस है ये। क्रोमियम की बात करें Cr2 मौजूद है जनाब, तो Cr2 यहाँ पे भी मौजूद है जनाब। ठीक है, और 7 वाटर मॉलिक्यूल मुझे कैसे पता चला जनाब, तो यहाँ लिखा हुआ है देखें, 7 ऑक्सीजन आइटम्स हैं यहाँ पे, और 7 जनाब ये हाइड्रोजन 7H2 मौजूद हैं। तो 7H2O इस तरह से जो है मैंने ये बैलेंस कर दिया। और उसके बाद जनाब ये आपके पास देखें 3 to the 6 आयरन है, यहाँ पे भी जनाब मैंने 6 आयरन यहाँ पे जो है बैलेंस कर दिए हैं। सल्फेट आयन सबसे पहले अगर आप देखें तो बैलेंस करना चाहिए हमें, तो उससे आपकी इक्वेशन जो इजीली बैलेंस हो जाएगी। तो सल्फेट देखें आपके पास कहाँ कहाँ मौजूद हो रहा है। ठीक है, तो बैलेंसिंग जो जिस तरह से आप करते आए हैं उस तरह से आपने बैलेंसिंग करनी है। यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, बस सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे चेंज होंगे, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो वहाँ पे मोर सॉल्ट वाली इक्वेशन में लिखा हुआ है सब वैसा ही है। तो जनाब आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। और प्लेलिस्ट वगैरह देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस के लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।